Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. This is me, Muhammad Waleed Nizam. Student, the topic for today's discussion is simple harmonic motion and uniform circular motion comparison. ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो आज हमने देखना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसी मोशन को कहते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है। वो उसकी टू एंड फ्रो मोशन भी हो सकती है, वो उसकी बैक एंड फोर्थ मोशन भी हो सकती है, वो उसकी साइड वाइज मोशन भी हो सकती है, राइट साइड पर, लेफ्ट साइड, अबाउट अ मेन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को और सर्कुलर मोशन को आपस में कंपेयर करने जा रहे हैं। इसका कंपैरिजन देखने के लिए हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे एसएचएम का नाम दिया जाता है, एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम कहते हैं कि हमारे पास एक फिक्स सपोर्ट है और उस फिक्स सपोर्ट के साथ हमने एक स्प्रिंग को अटैच किया है और स्प्रिंग के दूसरे एंड के साथ हमने एक मैस को अटैच कर दिया है। हमारे पास इस मैस के साथ हमने यहाँ पर एक पॉइंटर लगा दिया जिसको हम P1 का नाम दे रहे हैं, और हम ये कहते हैं कि जो मास m अटैच किया गया है इस स्प्रिंग के साथ, जो कि वर्टिकली सस्पेंडिंग स्प्रिंग है, ये वाइब्रेट करता है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो f है और इसका टाइम पीरियड t है और इसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन है वो x नॉट है। अब एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन से मुराद x नॉट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी, अगर ये हमारी मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो उसका मैक्सिमम हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट होता है, वो उसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन कहलाता है। अगर इस केस में हम देखें तो हमारे पास ये P1, इसको अगर हम यहाँ पर O से रिप्रेजेंट कर दें तो O से, या हम कहते हैं कि B तक, या O से C तक, ये हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो वाला फासला होता है इसको हम कहते हैं कि x नॉट है और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब होता क्या है कि जब एक बॉडी ऑसिलेट करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए, तो वो मीन पोजीशन से अपर एक्सट्रीम की तरफ, अपर एक्सट्रीम से दोबारा मीन की तरफ, मीन से अदर या ऑपोजिट एक्सट्रीम की तरफ, और उस ऑपोजिट एक्सट्रीम से दोबारा मीन की तरफ। तो बेसिकली 4 स्टेप्स के अंदर वो अपनी एक वाइब्रेशन को मुकम्मल कर लेती है, और एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो किसके इक्वल होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। मैं यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा बता भी देता हूँ अगेन आपको, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन। इसमें 4 स्टेप्स हैं। आपकी जो बॉडी है वो मीन से अपर एक्सट्रीम, अपर एक्सट्रीम से मीन, मीन से अदर एक्सट्रीम, अदर एक्सट्रीम से अगेन मीन। तो 4 हिस्सों में हम टाइम पीरियड को डिवाइड करते हैं। तो 1/4 ऑफ टी, 2/4 ऑफ टी, 3/4 ऑफ टी एंड 4/4 ऑफ टी। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है उसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, तो ये आप देख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, T/4, इसे क्या लिख सकते हैं, T/2, क्योंकि 2 2s are 4, 3T/4 एंड T। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ टाइम के इंस्टेंट्स बन जाते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट अपने 4 क्वार्टर्स के अंदर अपनी एक वाइब्रेशन को मुकम्मल कर लेता है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने का क्या तरीका है कि अगर हम इसके साथ जो ये पॉइंटर अटैच कर दें इस मैस एम के साथ, और जब ये ऑसिलेट कर रहा हो, हम एक पेज जिसके ऊपर इसने पॉइंटर ने ग्राफ को ड्रॉ करना है, बेसिकली तो ये पॉइंटर ऑसिलेट कर रहा है अप एंड डाउन, तो ग्राफ जो इसका होगा वो किस तरह से बनेगा कि अगर हम एक पेज को यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक डायरेक्शन में मूव करते जाएं तो उसके ऊपर जो बनने वाला ग्राफ होगा वो एक साइनोसाइडल ग्राफ होगा, और उसकी जो कर्व होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। अगर हम इस कर्व को देखें तो बहुत ही आसान है कि हमारे पास जब टाइम 0 होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर था, तो वो मीन से अगर अपर एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो मीन पोजीशन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन,
अपर एक्सट्रीम पोजीशन के लिए ये वाली लाइन और लोअर एक्सट्रीम के लिए ये वाली लाइन। आप देख सकते हैं कि जब ये मीन से ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ये यहाँ पर पहुंचेगा, कुछ देर के बाद जब ये यहाँ पर पहुंचेगा, कुछ देर के बाद ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा और वहां से फिर अगेन वापस आना शुरू कर देगा। और जब ये दोबारा मीन पर पहुंच जाएगा और फिर इस तरह से अदर एक्सट्रीम की तरफ जाना शुरू करेगा, लोअर एक्सट्रीम पर जाएगा, बैक वापस मीन की तरफ जाएगा, तो इसने एक अपनी वाइब्रेशन मुकम्मल कर ली। ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। उसके टाइम के लिए हम फर्स्ट क्वार्टर के टाइम को T/4, सेकेंड क्वार्टर के टाइम को T/2 और थर्ड क्वार्टर के टाइम को 3T/4 और फोर्थ क्वार्टर के टाइम को T। इसी से अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कंपेयर करें तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास जितना ये एम्पलीट्यूड है x0, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमे और उसको हम कहेंगे वो पॉइंट P पर है और उसका जो रेडियस है O से लेकर P तक वो उतना ही हो जितना x0 है, जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन था किसका, मास स्प्रिंग सिस्टम का। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये टाइम 0 पर अपनी मोशन को स्टार्ट करेगा तो ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही होगा। कुछ देर के बाद ये यहां से मूव करता हुआ अगर यहां चला जाता है तो आप लोग देख सकते हैं कि जब ये इस पोजीशन पर पहुंचेगा तो इस पॉइंट P से इस पोजीशन को अगर मैं ये कहूंगी P1 है, इसने कितना फासला तय किया हमें कैसे पता चलेगा, हमें उसके बारे में बताएगा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा थीटा। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो कवर हुआ, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इसके साथ कंपैरिजन हमने कैसे करना है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास इस सर्कल का ये जो डायमीटर DE है, ये बेसिकली हमें बताएगा कि जब पॉइंट P से ऑब्जेक्ट P1 पर पहुंचा तो इस जगह पर अगर हम एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो ये डायमीटर DE पर पॉइंट N पर जाकर, ये जो पॉइंट N है यहां जाकर इसने इसका परपेंडिकुलर कट करेगा। तो हम देख सकते हैं कि O से लेकर N तक और हमारे जो डायरेक्शन ऑफ द मोशन होगी, अगर हम इधर से देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और अगर इस डायमीटर DE पर इस पॉइंट N को देखें तो ये O से N की तरफ जा रहा है। कुछ देर के बाद जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचेगा तो अगर अगेन हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंटर N जो है ये यहां पर इस पोजीशन पर आ जाएगा और जब यही पॉइंट घूमता हुआ इस पर पहुंचेगा तो हम ये देख सकते हैं कि ये अपर एक्सट्रीम वाली लाइन को टच करेगा और अगेन जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो फिर ये इसका नीचे की तरफ ये आना शुरू कर देगा, ये आप देख सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब यहाँ पहुंचेगा तो ये और नीचे आ जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन ऑफ द मोशन पहले जो मीन से अपर एक्सट्रीम की तरफ थी, अब अपर एक्सट्रीम से मीन की तरफ है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिवर्स हो गई। और जब इसी तरह से घूमता हुआ यहाँ आएगा तो इस पॉइंट पर अब आपकी मीन से ये अदर एक्सट्रीम की तरफ जाना शुरू कर देगा। फिर ये मीन पर यहाँ अदर एक्सट्रीम पर जब पहुंच जाएगा तो जब यहाँ पहुंचेगा फिर आप इसका इस तरह से डायमीटर DE पर इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। इन शॉर्ट इस मास की जो कि इस सर्कल में घूम रहा है, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसके घूमने की रफ्तार सेम है और उसका रेडियस उतना ही है जितना एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन है, तो वो किसी भी लम्हा पर हम ये देख सकते हैं कि उसका ग्राफ भी एग्जैक्टली साइनोसॉइडल ही होगा। कैसे, आपके सामने जब आपका ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक जाएगा तो ये पॉइंट P से जब डायमीटर DE पर जाएगा तो ये देख सकते हैं कि इसकी मोशन ये बढ़ रही है 0 से मीन तक। जब यहाँ से यहाँ पर आएगा तो फिर कम हो रही है और जब यहाँ से यहाँ पर आएगा तो लोअर एक्सट्रीम पर और यहाँ से दोबारा वापस आएगा तो फिर मीन पोजीशन पर। तो इन शॉर्ट हम ये देखते हैं कि जिस तरह की वेव फॉर्म इस मास स्प्रिंग सिस्टम की बनी थी, एग्जैक्टली वही वेव फॉर्म इस सर्कुलर मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट की है। शर्त क्या है, शर्त ये है कि उसका एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन के बराबर रेडियस ऑफ द सर्कल होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं
कि पॉइंटर की जो मोशन है जो बी सी लाइन पर थी, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, मोशन ऑफ पॉइंटर P1 ऑन लाइन BC, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन थी, जो कि पॉइंटर P1 बेसिकली मास स्प्रिंग सिस्टम और उसकी ये वेवफॉर्म है। इसी तरह से हमारे पास ये जो मास जो सर्कल में घूम रहा है, जो पॉइंट P1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जब ये घूम रहा होगा सर्कल में, तो इसकी मोशन को डायामीटर DE पर हम देखेंगे और वो पॉइंट N हमें बताएगा। तो हम ये कह सकते हैं मोशन ऑफ पॉइंट N ऑन डायामीटर DE is the replica of pointer's motion on line BC। ये हमारे सामने ये दो पॉइंट्स आप देख सकते हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के बाद यहां पर पहुंचेगा तो कर्व में वो किस पोजीशन पर होगा, इस पोजीशन पर। सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए वो कहां पर पहुंचेगा, इस पोजीशन पर। या आप देख सकते हैं किसी भी लम्हा पर उसने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाते हुए कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसको देखने के लिए हम इस डायमीटर DE पर n का सहारा लेते हैं, और मास स्प्रिंग सिस्टम ने कितनी किसी भी टाइम में मोशन की और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसके लिए हम इस BC लाइन पर इस पॉइंटर P1 की मोशन का सहारा लेते हैं। हम दोनों मोशंस को अगर देखें तो दोनों की वेवफॉर्म सेम बनती है। जैसे मैंने टाइम को एक कंप्लीट टाइम पीरियड को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, बिल्कुल जब ये ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता हुआ अपनी एक रोटेशन मुकम्मल करेगा, तो उस रोटेशन में हमें पता है कि जो वन रोटेशन होती है, वन कंप्लीट रोटेशन, वो 2 पाई रेडियंस के बराबर होती है, या हम उसे कह सकते हैं वो 360 डिग्रीज है। अगर उस रोटेशन को भी हम 4 हिस्सों में डिवाइड करें एग्जैक्ट 4 पार्ट्स में, तो हम लिख सकते हैं जैसे हमने यहां पर लिखा था 1/4 ऑफ 2 पाई, 2/4 ऑफ 2 पाई, 3/4 ऑफ 2 पाई एंड 4/4 ऑफ 2 पाई। तो ये देखें तो 2 2s are 4, ये आ जाएगा π/2, ये आ जाएगा पाई, 2 2s are 4, 4 divided by 4, ये 2 2s are 4, 3π/2, और ये क्या आ जाएगा 2 पाई। और हमें इस बात का पता है कि हमारे पास ये जो 4 स्टेप हैं, ये π/2 बेसिकली रिप्रेजेंट किसको करता है, यहां से यहां तक जब आप आएंगे तो इन शॉर्ट हम 90 डिग्रीज बना रहे हैं, और यहां से यहां तक अगर आप देखें तो 180, 270, 360, आप उसी रेफरेंस लाइन पर जहां से आप स्टार्ट हुए थे घूमकर वहां पर वापस आ जाएंगे। तो इस लिहाज से अगर मैं टाइम पीरियड के करस्पॉन्डिंगली उनके फेज की वैल्यूज लिखूं तो यहां पर ये 0 डिग्रीज होंगे, यहां पर ये π/2 90 डिग्रीज, और यहां पर हमारे पास पाई, और यहां पर 3π/2, और यहां पर 2 पाई, और अगेन नेक्स्ट मीन पोजीशन पर 5π/2, और उसके बाद 3π/2। तो जी ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन का कंपैरिजन था, जिसमें हमने ये देखा कि ये दोनों एक ही तरह की मोशन है। नेक्स्ट हम इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। जी अब हम अगर हम ये देखें कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है कितने टाइम के अंदर, तो उसका इंस्टेंटेनियस किसी खास इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। हम ये कहते हैं कि अगर ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये हमारी यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट जो कि
O1 पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है और O से लेकर O1 तक का जो फासला है उसे हम R कह सकते हैं रेडियस, और ये एम्पलीट्यूड x नॉट के बराबर है, जो पीछे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसके कंपैरिजन में करते हैं। हम ये कहते हैं कि जब टाइम जीरो होता है, टाइम जीरो होता है यानी कि वो ऑब्जेक्ट अगर अपनी रेस्ट पोजीशन पर था तो वो इस पोजीशन पर था, कुछ टाइम के बाद वो यहां से अगर यहां पर चला जाता है और इस पॉइंट को मैं P का नाम दे देता हूं, तो यहां से यहां तक जाते हुए O1 से P तक उसने जो एंगल बनाया थीटा, वो हमें बताएगा कि उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगेन जैसे हम पढ़ते आए हैं, ये अगर इस सर्कल का डायमीटर DE है तो इस डायमीटर DE पर पॉइंट P से हम एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, और इस पॉइंट की प्रोजेक्शन जो अंदर डायमीटर DE होती है वो हमें ये बताती है कि आपके ऑब्जेक्ट ने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए, ये अगर हम देखें तो ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए कितना फासला तय किया, और उस पॉइंट को हम n का नाम दे देते हैं। और वो फासला कोई भी फासला हो सकता है, लिहाजा हम उसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इससे अगले लम्हा यहां पर होगा, अगले लम्हा यहां पर होगा, तो हर लम्हा उसका जो फासला होगा वो चेंज हो रहा होगा। और उसको हम मालूम करने के लिए क्या करते हैं, मैं अगेन लिख भी देता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P on the diameter DE tells about the displacement of the object। ठीक है, अगर हम ये देखें तो हम पॉइंट P से जैसे इस डायमीटर DE पर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ की, बिल्कुल वैसे अगर हम पॉइंट P से यहां पर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो हम ये देख सकते हैं कि ये थीटा के सामने वाली जो हमारे पास साइड है, क्योंकि O से लेकर P तक के फासले को हम x नॉट कहते हैं, तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, OP साइन थीटा को, क्योंकि ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर है। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, OP cos थीटा। लाइकवाइज अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। और हमारे पास अगर ये थीटा है तो हमारे पास इस ट्राइंगल में जो एंगल O1 OP होगा, अगर हम देखें कि साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, साइन थीटा, तो हमें पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जो कि इस केस में इस थीटा के सामने ON डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो है वो OP। तो हम यहां से देख सकते हैं ON किसके इक्वल था, x के इक्वल, और OP किसके इक्वल था, x नॉट के इक्वल, इक्वल्स टू साइन थीटा। और यहां से हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा, x नॉट साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन जो है ये हमारी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपके ऑब्जेक्ट ने कितना फासला तय कर लिया है हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थीटा की बजाय अगर हम उसे कन्वर्ट करना चाहें टाइम के लिहाज से, तो हम पढ़ चुके हैं थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो आप इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। किसी भी टाइम पर आप जस्ट टाइम की वैल्यू पुट करें, आपको पता चल जाएगा कि उस टाइम के बाद उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है, और वो उसका कौन सा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और आपको इसने सही तरह से सीख भी लिया होगा। अल्लाह हाफिज।